अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बच्चों है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस है उनको कंबाइन करना, इकट्ठा करना। एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट था डॉक्टर अब्दुल सलाम, गैर मुस्लिम थे, अलॉन्ग विद शेल्डन ग्लेशो and Steven Weinberg were awarded in 1979 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, दोनों को। किस काम में दिया गया था? फॉर द कंट्रीब्यूशन टू यूनिफिकेशन द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा किया था एज इलेक्ट्रो वीक फोर्स, और नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम। ऑल्दो दीज टू फोर्सेस अपीयर टू बी डिफरेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिफरेंट है, न्यूक्लियर फोर्स डिफरेंट है, एवरीडे फिनोमेना, बट द थ्योरी मॉडल्स देम एज अ टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फोर्स। एक ही फोर्स के दो मुख्तलिफ पहलू के बारे में वो कहता है, ये बयान करता है। इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व फॉर द इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस एट अ हाई एनर्जी, और इसके जो इंटरेक्शंस हैं हाई एनर्जी लेवल पर जाकर देखे जा सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों। दूसरा है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट मे इंक्लूड फ्रिक्शन। याद रखना, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी। उनमें कौन कौन सी हो सकती है जी? फ्रिक्शन भी हो सकती है, अपोजिट फोर्स ग्रेविटी भी हो सकती है, नॉर्मल फोर्स भी हो सकती है, ड्रैग फोर्स भी, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी, और ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। अब वो एग्जांपल देता है, कहता है फॉर एग्जांपल अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, या उसको पुश कर लें। जब जिस सिमत में आपने फोर्स लगानी है किसी सरफेस पर ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तो उसके अपोजिट हमें हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगी। जिस सिमत में फोर्स लगाई जाती है उसकी अपोजिट क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो सपोज अ बुक इज पुश्ड ओवर अ सरफेस ऑफ अ टेबल टॉप, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्सेस? ये क्वेश्चन है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से इनकी ये फोर्सेस की डायरेक्शन निकालनी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। अब कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शंस सिचुएशंस। In other words, the free body diagram is a special example of the vector diagram. Usually, the object is represented by a box. Object को हमेशा एक box के सिमत में box के साथ represent किया जाता है, and the force arrows are drawn outward, और force की जो direction है बाहर की तरफ लगाई जाती है। In the direction of forces, the length of the force arrow, यानी कि लाइन की जो लेंथ है वो क्या बताती है? रिफ्लेक्ट्स अ मैग्नीट्यूड, वो इसकी मैग्नीट्यूड बताती है। अब इनमें सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स ही है। इस संबंध में हमने बुक पर लगाई थी, वो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड से अप्लाइड फोर्स ही है। बड़ी लाइन का मतलब है ये इसके मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अपोजिट सिमट में फ्रिक्शन मिलनी है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो कम होगी। द लेंथ ऑफ अ फोर्स एरो रिफ्लेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द एरो हेड, और जो एरो हेड होगा इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द फोर्सेस एक्ट, जिस सिमत में फोर्स लग रही है। ईच फोर्स इज लेबल्ड इन टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, और इसको लेबल किया जाता है। लेबल का मतलब है नाम लिखना है कौन कौन सी फोर्स है। अगर आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई थी तो इस तरफ वो अप्लाइड फोर्स थी, अपोजिट मैंने कहा था हमेशा फ्रिक्शन होती है। ऑब्जेक्ट किसी सॉलिड सरफेस पर पड़ा हो तो नीचे की तरफ वेट होता है, उसके अपोजिट नॉर्मल फोर्स लगती है, जिसे हम रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।